नमस्कार बच्चों। देखिए आज का टॉपिक हमारा है संपर्क में रखे दो लेंसों का संयोजन। यानी दो लेंस अगर आप आपस में कांटेक्ट में रखे हो तो उनके संयोजन की फोकल लेंथ कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए कुछ चीजें मान लेते हैं। माना हमारे पास दो लेंस हैं L1 और L2 जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। और जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है जिसको हम संपर्क बिंदु कहते हैं उसको हम इस संयुक्त लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र मान सकते हैं। माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है जिसका लेंस L1 से प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ये सब चीजों को हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये दो लेंस हैं आपके पास L1 L2 दोनों संपर्क में रखे हैं, ये इनका संपर्क बिंदु है और इसके सम्मुख L1 के सम्मुख एक वस्तु O रखी है। इस O से जब प्रकाश की किरण L1 पर आएगी तो इस L1 से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा I1 पर। ठीक है, और जब L2 आपके पास आया तो इस L2 से प्रतिबिंब बनता है I पर, लेकिन L2 के लिए I1 जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे। एक फिगर इस तरह से बन जाए आपका। अब हम मान लेते हैं कि L1 से O की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V1 है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी U हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ले लेंगे V1, है ना, ये V1 दूरी, ये दूरी हमने मान ली। तो लेंस फार्मूला क्या है आपके पास? लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस लेंस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो लेंस फार्मूले से हम जो U है उसकी जगह तो U लिखेंगे और V की जगह कितना लिखेंगे? V1 लिखेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला बन गया 1/v1 - 1/u = 1/f1। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से हम दूसरी चीज मान लेंगे कि अब दूसरे लेंस की हम बात कर लें। अब दूसरे लेंस की जब हम बात करने जाएंगे तो दूसरे लेंस की क्या स्थिति बनेगी तो वो भी हम देख लें। अब प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि I1 इस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और उसका प्रतिबिंब बनता है I पर। यदि प्रतिबिंब I की लेंस L2 से दूरी V हो तो, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी V हो तो मतलब V के स्थान पर जो V1 लिखा था उस V1 के स्थान पर अब आपको ये लिखना है। तो कितना हो गया आपके पास? V1 के स्थान पे आपने V लिख दिया और वस्तु क्या है? U दूरी थी तो U की जगह आपके पास क्या आ गया? V1 आ गया। और फोकस दूरी कितनी है इसकी? f2 है, तो ये हो गया 1/v - 1/v1 = 1/f2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे, जब इन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो नई फोकल लेंथ आएगी, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। उसके पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। देखिए ऐड करने पर क्या होगा, ये 1/v1 पॉजिटिव है और ये 1/v1 नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब आपके पास बचेगा यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। ये हमने इन दोनों को यहाँ ऐड कर दिया, 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान लेते हैं कि संयुक्त लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर बनता है। अभी हमने कहा कि भाई I1 किसके कारण बना? L1 के कारण बना। L2 के कारण क्या बना? I बना। तो संयुक्त लेंस के कारण प्रतिबिंब कहाँ बना? I पर बना। और यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f होगी तो हमारे पास लेंस फार्मूला क्या कहता है? 1/v - 1/u = 1/f। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए, गौर फरमाइए इसके ऊपर। इसकी LHS 1/v - 1/u है, इसकी भी LHS 1/v - 1/u है। तो जब इन दोनों की LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या हो गया? 1/f = 1/f1 - 1/f2। ये आपके पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया। मतलब ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया, ये अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों का योगफल हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है और यही आपका आंसर है। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। थैंक यू।
देखिए अमीटर की बात हम करें तो अमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। तो किसी भी परिपथ में यदि धारा को मापना हो तो उसे अमीटर का उपयोग करना होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो हम कहते हैं कि वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को यदि मेजर करना है तो हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया अमीटर और वोल्टमीटर में कि अमीटर किसको मेजर करेगा, धारा को, और वोल्टमीटर मेजर करता है विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। अगला है कि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को यदि किसी भी परिपथ में आप जोड़ोगे तो उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसा ओम्स लॉ का डायग्राम अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ में हमने देखा है कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसका उल्टा है, वोल्टमीटर को परिपथ में सदैव किस में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है उसके साथ समांतर क्रम में इसको कनेक्ट किया जाता है। तीसरा है कि इसे कुंडली के साथ, इसकी जो कुंडली होती है, जब इस उपकरण को बनाया जाता है तो इस उपकरण के अंदर एक तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। तो उस कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शंट। अब ये याद रखने में बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसको कैसे याद रखा जाए, तो मैं इसको याद रखना बताता हूं। देखिए इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो यदि इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसकी कुंडली के साथ एक तार जुड़ा होगा, वो समांतर क्रम में होगा। ये अंतर है दोनों में, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें अगर ये श्रेणी है तो यहां पर क्या आएगा आपका, ये समांतर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर वोल्टमीटर की हम बात करें तो वोल्टमीटर के साथ चूंकि देखिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है तो इसमें प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये श्रेणी समांतर तो आप याद रख लेंगे। एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर प्रतिरोध बहुत कम होता है और यहां पर अधिक प्रतिरोध का तार होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बच्चा यहां पर बहुत कंफ्यूज होता है, आप इसको याद रखिएगा। ये अगर श्रेणी है तो इसको समांतर याद करना, ये समांतर है तो इसको श्रेणी याद करना, और श्रेणी में प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। अब उसका बाद देखिए, लास्ट पॉइंट है कि एक इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब इसका प्रतिरोध कम कहां से लाओगे, तो समांतर क्रम में अगर आपने कम प्रतिरोध का तार जोड़ा है तो यहां पर प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गया तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कम कितना हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। जस्ट इसका अपोजिट इसमें आ जाएगा कि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बहुत ज्यादा, मतलब कितना हो गया, ये अनंत हो गया। ये बेसिकली चार डिफरेंस अगर आप याद कर लोगे तो यदि एग्जाम में अमीटर वोल्टमीटर में अंतर आया तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको याद करना है। अमीटर धारा का मापन करता है, वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मेजरमेंट करता है, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और चूंकि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो अमीटर की जो कुंडली है उस कुंडली के अंदर समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं शंट। ठीक इसी तरह से अगर वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर की कुंडली के अंदर श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, और इसमें कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। बहुत कम होगा तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। और इसमें श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो ज्यादा प्रतिरोध जोड़ा तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया, और ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रतिरोध होता है इसका। और आदर्श वोल्टमीटर अगर है तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। इस तरह से आप अमीटर में और वोल्टमीटर में अंतर को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।